भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रोहित पांडे से बात करेंगे कि लगातार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और कई तरह की बातें हैं। ये अचानक जिला अध्यक्ष बनने के बाद इनका ये दूसरा टर्म है। मैं रोहित पांडे से बात करता हूँ, काफ़ी बिंदुओं पर बात करूँगा, मैं उनसे बात करता हूँ। रोहित जी नमस्कार। आप जिला अध्यक्ष पद पर अचानक बने और काफ़ी सुर्खियों में भी आप रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका दूसरा टर्म है, क्या लग रहा है? विधानसभा चुनाव नज़दीक है और टिकट के लिए मारामारी हो रही है। देखिए, एक तो मैं बता दूं कि अचानक मैं कोई जिलाध्यक्ष नहीं बन गया हूं। इससे पहले मैं विद्यार्थी परिषद के काम में था, फिर संघ के काम में रहा, फिर युवा मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष के दायित्व पर रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्णिया लोकसभा का 14 के जो चुनाव थे लोकसभा का, उसमें मैं लोकसभा प्रभारी के नाते पूर्णिया में काम किया और कई जिलों के प्रभारी के नाते भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी रहा, कई जिलों का प्रदेश कार्य समिति रहा और उसके बाद फिर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। यह ठीक है, हमारा यह दूसरा कार्यकाल है जिलाध्यक्ष के रूप में, यह हमारा दूसरा टर्म है। और जहाँ तक आपने बात की कि टिकट को लेकर मारामारी है, वो देखिए, यह हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई मारामारी नहीं रहती है टिकट को लेकर। प्रांत और केंद्र के लोग बैठते हैं, तय करते हैं। स्वाभाविक है, अपने यहाँ ऐसे कई सक्षम नेतृत्व हैं, ऐसे कई सक्षम कार्यकर्ता हैं जो उस योग्य हैं कि वह अगर उनको नेतृत्व प्रदान किया जाए तो वह चुनाव लड़ने के योग्य हैं। ऐसे हमारे यहाँ कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनमें से किन्हीं एक का ही चयन होना है और वह प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व जो भी चयन करके यहाँ भेजेंगे उसका सभी लोग मिलकर स्वागत। एक सवाल है कि मान लीजिए 7 साल 8 साल पहले हम पीछे चले जाते हैं तो रोहित पांडे पटना में थे, पटना में आप भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए थे, अचानक आए, आपके बारे में चर्चा है कि महामंत्री के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, अचानक आपको जिला अध्यक्ष बना दिया गया। जो काफ़ी समय से, लंबे समय से लोग भागलपुर में लोकल लोग थे, उनको कहीं ना कहीं भाजपा लोग को अंदर से खटास पैदा हुई कि आखिर रोहित पांडे को जिला अध्यक्ष क्यों बनाया गया? देखिए, ये अपने यहाँ इस प्रकार का कोई यह नहीं है कि हम अचानक वहाँ से आ गए। हम रहने वाले मूलतः भागलपुर के हैं, बैजानी हमारा गांव है, यहाँ हमारा अपना भागलपुर में अपना मकान है और काम के दृष्टि से हम लोग संगठन में लोग अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग भूमिका में, जब हम जिला प्रभारी के नाते काम देख रहे थे तो कभी कटिहार का काम देखे, कभी बांका का काम देखे, कभी मुंगेर का काम देखे, कभी दानापुर का काम देखे, पटना ग्रामीण का काम देखे। तो ऐसे ऐसे एक संगठन में एक भूमिका तय होती है। कैसे मालूम पड़ा कि आपको ये जिम्मेदारी भागलपुर की दी गई है? तो अपने यहाँ तो कोई मालूम नहीं, जो भी तय होता है, दायित्व तय होता है, ऊपर के लोग बताते हैं और उस हिसाब से लोग अपने। कब से अभी सेवा में है? जिला अध्यक्ष के पद पर कब से है? जिला अध्यक्ष के रूप में हमारा यह दूसरा कार्यकाल है, लगभग 5 वर्ष 4 वर्षों से हम जिला अध्यक्ष। क्या आपको लगता है कि अजीत चौबे भी दावेदार है और दूसरा दावेदार रोहित पांडे को माना जा रहा है? इस बिंदु पर क्या कहिएगा? हम तो पहले ही बताया ना कि अपने यहाँ ऐसे कोई दावेदार इस प्रकार करके स्वयंभू दावेदार कोई नहीं होते हैं। सभी कार्यकर्ता काम करते हैं, सभी योग्य और सक्षम कार्यकर्ता हमारे यहाँ हैं और उनमें से किसी एक का ही। और अजीत चौबे की जहाँ तक बात की, वह निश्चित रूप से हमारे निवर्तमान प्रत्याशी हैं, पिछली बार चुनाव लड़े थे। तो अपने यहाँ संगठन में एक परंपरा है, जब तक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहना मुश्किल है और जो निवर्तमान प्रत्याशी होते हैं उन्हीं को लोग प्रत्याशी के रूप में मानकर काम करते हैं। फिर उसके बाद प्रांत का जो निर्णय होगा, केंद्र का जो निर्णय होगा, उस रूप से फिर तो काम करते हैं। क्या आपको मन है कि पार्टी आपको टिकट देती है, पार्टी के हाईकमान के अधिकारी मानते हैं कि नहीं, रोहित पांडे एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए दिया जाए तो जनता को सेवा मौका आपको मिलेगा सेवा करने का? देखिए, हमको पार्टी ने जिम्मेवारी दी है 5 विधानसभा में चुनाव लड़ने की और उस 5 विधानसभा में हमारा जिम्मेवारी है अध्यक्ष के नाते उस 5 विधानसभा में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे, एनडीए गठबंधन का जो भी कैंडिडेट हो उस 5 जगह से विजयी हो। और इस नाते हम तो 5 विधानसभा हमको लड़ना है। आप एक जगह हमको क्यों समेट रहे हैं? हमको 5 जगह हमको लड़ना है। लेकिन अगले बार जो है अमित शाह जी आए थे और विधानसभा चुनाव में और आपके प्रत्याशी अजीत चौबे हार गए। इस इतने बड़े पार्टी के बड़े नेता है, भागलपुर आए, समय व्यवसायियों के साथ बैठक की, ये चुनाव का मूल कारण क्या कहते हैं आप? देखिए, चुनाव है तो यह हार जीत लगा रहता है। निश्चित रूप से उस हार से हमें कई चीज़ सीखने को मिला है और हम लोग निश्चित रूप से आहत तो हुए, क्योंकि भागलपुर जो है हमारा एक मजबूत सीट था और कई बार अति उत्साह का जो नुकसान होता है, कहीं ना कहीं हम यह मानते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं में जो एक अति उत्साह का जो वातावरण हो गया था और बहुत हल्के में हम लोग लिए, जो
केंद्रीय नेतृत्व ने जो केंद्र सरकार का जो काम था या बाकी सब जो विषय था, इस नाते हम लोगों को लग रहा था कि एकदम बिल्कुल आसानी से यह सीट निकल जाएगा। और इस अति उत्साह के कारण जो शिथिलता आ जाती है, उस शिथिलता के कारण हम लोग हारे हैं और उस हार से हम लोग सबक लिए हैं। और आगे जो उस प्रकार की जो अति उत्साह के कारण या जो भी गलती हुई उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे ज़िले के अंदर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। हम लोग इस ज़िले की भागलपुर ज़िले की जो संगठनात्मक ज़िले हैं, इसके 5 विधानसभा सीट पर एनडीए विजय हासिल करेगी। यह अध्यक्ष के तौर पर हम निश्चित रूप से प्रायः देखा जाता है कि जो लोग शुरू से उम्मीदवार मतलब पार्टी से जुड़े हुए हो, उनको कोई पद नहीं मिलता, कोई नया लोग आता है उसे भारतीय जनता पार्टी में बड़ा पद, अच्छा पद मिल जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, अब कहाँ एक भी आप उदाहरण देना कि ऐसे कोई लोग बाहर से आए और उनको पद मिल गया भारतीय। हाँ, आपके लिए वह चेहरा नया हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए या आम लोगों के लिए वह चेहरा नया हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई अनामिक लोग हैं जो कि लोग नहीं जानते हैं, लेकिन संगठन में वो अपने को खपाए रहते हैं, लंबे समय से काम करते हैं, अपना ऊर्जा का एक एक कतरा लगाते हैं संगठन के निर्माण में, संगठन के काम में, और तब जाकर उनको कहीं पर वह पद मिलता है, ये करता है। निश्चित रूप से जो समाज के लोग हैं, तो वह जब कोई व्यक्ति कुछ इस प्रकार के सार्वजनिक पद पर आ जाता है तब उनके बारे में लोगों को पता चलता है, लेकिन ऐसे जो संगठनात्मक दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने संगठन में जो काम करते हैं, तो लोगों की निगाह में वो नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए वह नए हो सकते हैं, लेकिन संगठन के लिए वह नए नहीं होते हैं। और मैं एक बात पूछूंगा, स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, ये केंद्र की योजना है, तो इस पर आप लोग को निगरानी रखनी चाहिए कि काम कैसा हो रहा नहीं हो रहा, आप लोग के द्वारा कोई निगरानी नहीं रखी जा रही है? निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो भी काम चल रहा है, तो प्रारंभिक दौर में जो इसका लाभ मिलना चाहिए शहरवासियों को, वह लाभ नहीं मिल पाया। इसके कई कारण हैं, थोड़ा सा इसकी मॉनिटरिंग की निश्चित रूप से आवश्यकता है। कौन जिम्मेवार है इसमें? नहीं, जिम्मेवार तो हम सभी लोग मिलकर इसके जिम्मेवार हैं। एक तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, निश्चित रूप से उनकी भी जवाबदेही बनती है, और हम लोगों को भी एक नागरिक के नाते और एक जिला अध्यक्ष के नाते हम इस जिम्मेवारी से हम निश्चित रूप से यह स्वीकार करते हैं कि उस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं, और इसको आगे देखकर मॉनिटरिंग करते हुए इसको कैसे और व्यवस्थित किया जा सकता है, इसका लाभ कैसे आम लोगों को मिले, यह हम लोगों का कर्तव्य है और हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जिला अध्यक्ष रोहित पांडे से बात कर रहे हैं, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर दूसरे सवाल पूछूंगा मैं कि आखिर भागलपुर के विधायक के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे, इनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, और ये आखिर ये राजनीतिक में ही रोहित पांडे क्यों आए। मैं इस समय ब्रेक लेता हूँ। कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सरकार जिस प्रकार से सजग होकर, एक तो यह प्रयास किया सरकार ने कि जो भी किसी त्रुटि के कारण राशन कार्ड में कुछ अशुद्धि के कारण जिनको नहीं मिल पाया था, सरकार ने तुरंत यह निर्णय लिया कि उन त्रुटियों और अशुद्धियों को अविलंब दूर करके और ऐसे जो भी आवेदन आया हुआ है उनको वह देने का काम किया जाए। दूसरा, ऐसे जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल पाया है उनको 1,000 रुपया, या हमको एकदम बिल्कुल ध्यान में नहीं है, वह उनके खाते में तत्काल कैसे जाए, इसका प्रबंध उन्होंने किया है। तो यह अगर कोई कहे कि हम आवाज़ उठाए तब यह हुआ, सरकार लॉकडाउन जैसे लगा उसके बाद सरकार इस पर तत्पर होकर सरकार ने स्वयं संज्ञान लेते हुए और इस पर जो कर सकती थी सरकार ने वह करने का काम किया। अब कोई गवाही लेने के लिए अगर इस चीज़ को बोले कि हमने यह प्रयास किया, हमने यह बोला, हमने, निश्चित रूप से जब कोई व्यवस्था बनती है तो उसमें शुरुआती दौर में कुछ ना कुछ कमियां रहती है, और उसको हम आप मिलकर सहयोग करके कैसे ठीक करा सकते हैं। व्यक्तिगत विधायक के आपके कैसे संबंध है? निश्चित रूप से एक व्यक्ति के नाते तो हमारा संबंध क्यों किसी से खराब होगा? क्या आपको कैसा लगता है, यदि राजनीति की बात छोड़ दी जाए तो विधायक के प्रति कैसा विचार आपको लगता है, कैसे इंसान है? नहीं, इंसान तो अच्छे हैं, लेकिन और अच्छे हमको लगते जब वह थोड़ा अपने उत्तरदायित्व के प्रति और सजग रहते तो वह और अच्छे लगते। डीएम से मिले थे राशन कार्ड के मामले में, डीएम के यहाँ जाके कागज दिए थे, जितने लोगों ने आवेदन दिया था सब रिपोर्टिंग आई, आप भी देख रहे थे, क्या आपको लगा नहीं कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अफसर के खिलाफ लगातार जो शराबबंदी की बात हो रही है, वो लगातार कह रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत से शराब बिक रही है, क्या आपको लगता है शराब के मामले में क्या कहिएगा?
देखिए, हमने कुछ दिन पहले उनका सुना था, वह तो शराब के समर्थन में वह बोल रहे थे कि यह शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए। या आज तक हमने उनको अन्य किसी चीज़ को, या पहली बार आपके मुंह से हम सुन रहे हैं कि उन्होंने राशन कार्ड के इसमें आवाज़ उठाई, जबकि कोई आवश्यकता ही नहीं थी राशन कार्ड पर बोलने के लिए। जो सरकार स्वयं उसको ध्यान में रखकर और हमेशा मॉनिटरिंग करके जिस काम को करवाने का काम कर रही है, उस पर उनको बोलने का कब अवसर आया, कब क्या बोले, नहीं वो हमको किया नहीं मालूम। ये बताइए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जब हम उनको जब बोलते देखे, तो ऐसे हमको इतना तकलीफ हुआ कि हमारा एक विधायक जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है और वह शराबबंदी के विरोध में, शराबबंदी के विरोध में वह बातें कर रहे हैं। हाँ। कि यह शराबबंदी जो है रेवेन्यू इसे जनरेट होता। क्या अगर हमको आर्थिक ये करना है, अर्थोपार्जन करना है, तो उसके लिए हम सकारात्मक तरीके नहीं अपना सकते हैं, या उसका और कोई अच्छा रास्ता नहीं हो सकता है, या हम कोई गलत, अगर पैसे की आवश्यकता है तो इसका मतलब है कि आप अगर पैसे की किसी को आवश्यकता है तो आप उसको प्रेरित करेंगे कि जाओ लूट के लेते आओ। तो यह तो वही बात हो गई कि भाई शराब का दुकान खोल के पैसे का अर्थोपार्जन सरकार करे। तो इस प्रकार की बातें तो हमने उनके मुंह से सुनी, जो कि यह बिल्कुल शर्मिंदगी भागलपुर के जनता को शर्मसार करने का काम किया है इस विधायक जी ने, शराब के ये मामले में। शराब के मामले में। और अन्य मामले में बताइए कि क्या क्या नेगेटिव तो अब सब काम बात तो किया हम आपको जो बता ही विधायक दिए। रहते हुए हम तो जो बता ही मैं- दिए कि जो एक सकारात्मक, विपक्ष के सकारात्मक विधायक के रूप में जो उनकी भूमिका होनी चाहिए थी, उस भूमिका में मैंने कभी उनको नहीं संघर्ष करते हुए देखा। व्यवस्था में कभी भी यह सहयोग करते हुए कि कोई काम चल रहा है तो जाकर स्पॉट पर हम देखें, उसका मॉनिटरिंग करें, यह करते हुए आज तक मैंने विधायक जी को कभी नहीं देखा है। लेकिन राजनीतिक पार्टी से कुछ अलग बात की जाए तो क्या विधायक से आपके ताल्लुकात कैसे रहे? नहीं, हमारा ताल्लुकात एक व्यक्ति के नाते है, वह ठीक ही है। लेकिन रोहित पांडे ने कहा कि अजीत शर्मा विधायक से व्यक्तिगत ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके द्वारा अच्छा काम नहीं किया गया। शराब में उन्होंने समर्थन करने वाली बात कही कि शराबबंदी वाली बात पर उन्होंने सवाल उठाया था, उससे कहीं न कहीं इनको ठेस पहुंची है। मैं फिर पूछता हूं कि आपसे, पांडे जी, आपको लगता है कि ये सीट यदि भाजपा की है और अगले 2 बार चुनाव भाजपा यहाँ से हार चुकी है, और हारने के बाद क्या आपको लगता है कि इस बार यदि ये सीट जदयू के खाते में चली जाएगी तो क्या कहिएगा? देखिए, एक तो यह सीट का जो बंटवारा है, कौन सीट पे कौन लड़ेगी, यह केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के लोग, दोनों दल के, तीनों दल के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व बैठकर बातचीत करते हैं और उस स्तर पर इसका समाधान होता है। और हम लोग अध्यक्ष के नाते हम लोगों की जो भूमिका है, शहनवाज हुसैन, मैं बीच में आपको टोकना हाँ, चाहूंगा, शहनवाज हुसैन उम्मीदवार थे और हार गए। अचानक जदयू में ये लोकसभा की सीट चली गई। क्या आपको लगता नहीं है कि नाथनगर के मामले में, सांप्रदायिक मामले में चार्जशीट की गई है अजीत चौबे के ऊपर, और मान लीजिए यदि ये टिकट जदयू को चली जाती है, आपके गठबंधन के उच्च स्तरीय नेता ने यदि ये डिसीजन ले लेता है, क्या उसका आप समर्थन करेंगे? देखिए, हम लोग तो समर्थन किए हैं। आपने देखा कि लोकसभा के अंदर यह सीट भाजपा लड़ती थी, भाजपा जीतती भी आई है। ठीक है, हम थोड़े मतों से पिछला लोकसभा चुनाव हम हारे, लेकिन उसके बावजूद यह सीट केंद्रीय नेताओं ने, तीनों दल के नेताओं ने तय किया कि यह जदयू लड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर सभी जगह स्वरूप क्या है, वह एनडीए है। हमारा स्वरूप में तीनों दल मिलाकर गठबंधन का स्वरूप एनडीए का है, और एनडीए हर सीट पर एनडीए लड़ रही है। हमारा तो यह मानना है कि न कहीं भाजपा लड़ रही है, न जदयू लड़ रही है, न लोजपा लड़ रही है। सभी सीटों पर एनडीए लड़ रही है, और एनडीए का जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए हम लोग जी जान लगाकर उसके पक्ष में। तो भाजपा का नहीं भी रहे, दूसरी पार्टी का भी रहे, तो आप खुश हैं? हम बताए ना कि एनडीए का सीट रहेगा, वो भाजपा का रहेगा, जदयू का रहेगा कि लोजपा का रहेगा, यह सीट एनडीए का है, एनडीए का रहेगा। यह महामंत्री नागेंद्र जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, इस पर क्या कहिएगा? लोग कहना है कि महामंत्री जो है पटना में बैठे हुए हैं और उनके काफ़ी आप करीबी माने जानते हैं। देखिए, अपने यहाँ करीबी सभी जो अभिभावक अपने होते हैं, उनको सभी बच्चे प्रिय लगते हैं। और कोई भागलपुर में एक अकेले हम नहीं हैं, भागलपुर में हम जैसे जितने भी काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, लोग हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार में एक हम जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक के रूप में, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में जो देखते आए हैं,
हम सभी लोगों को यह एक अभिमान रहता था कि फलाने अधिकारी सबसे अधिक हम ही को मानते हैं। और ऐसे जब जिनसे जिनसे आप बात करेंगे अलग अलग दायित्व में रहने वाले लोगों को, सभी लोगों को लगता है कि फलाने लोग हम ही को अधिक मानते हैं। तो इस नाते इन लोगों का सभी के प्रति स्नेह उसी प्रकार का है। और निश्चित रूप से यह हम सभी भागलपुर में जितने कार्यकर्ता आपको मिलेंगे, सभी लोग कहेंगे कि फलाने लोग सबसे अधिक हमको मानते हैं। तो यह एक अपने यहाँ कार्य पद्धति का यह मोदी जैसे अनोखापन कि है। पारिवारिक पाठशाला के बाद बच्चे पहले पाठशाला में माता पिता गुरु होते हैं, फिर शिक्षक होते हैं। आपका राजनीतिक गुरु किसे आप मानेंगे, किससे आप प्रभावित है राजनीतिक में? देखिए, हम लोग राजनीति में राजनीतिक क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और ऐसे कई लोगों के जीवन चरित्र को पढ़कर सुनकर हम लोग सुनते आए हैं। तो इस नाते हम लोग किसी व्यक्ति को नहीं, जो तत्व है उसको अपना आदर्श मानते हैं, उसको अपना गुरु मानते हैं और उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्यक्ति के नाते कई लोगों का जीवन हमें आकर्षित करता है कि नहीं, हमको इनके तरफ बनना चाहिए, उनके तरफ बनना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जो ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और ऐसे कई अनेक व्यक्ति रहे हैं जिनको देखकर, जिनको पढ़कर हम लोग तो अभी वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी भाई है, अडवाणी साहब हैं, बड़े बड़े भाजपा में लोग कदावर नेता हैं, आपको किससे प्रभावित है, किसकी प्रेरणा आप लेना चाहते हैं? नहीं, क्या लगता है? ऐसे सभी अपने जो जितने राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, सभी लोगों से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, सभी लोगों को हम लोग देखते हैं, सभी लोगों को सुनते हैं और उससे सभी से प्रेरित होकर, आकर्षित होकर हम लोग संगठन कार्य कर रहे हैं। किस कारण से शहनवाज को यहाँ से टिकट नहीं मिली, जदयू को चली गई? क्या एक बार नुकसान भाजपा पार्टी को नहीं हुआ? क्योंकि यह सीट तो एनडीए, पहले भी जब शाहनवाज जी थे तो भी यह सीट एनडीए को थी। हाँ। और आज अजय मंडल जी हैं तो भी यह सीट एनडीए को है। तो एनडीए को तो कोई नुकसान नहीं है। निश्चित रूप से एक यह है कि यह जो आप बताएं कि किस कारण से यह सीट शाहनवाज जी से चली गई, तो यह सीट जदयू लड़ी, एनडीए का घटक है जदयू इस नाते। और उस समय कई परिस्थितियां बनती है, जब सीटों का बंटवारा होता है तो उसमें मान लीजिए कि जो सीटें देना था तो उसमें हमको कई जीती हुई सीटें भी छोड़नी पड़ी। तो हारी हुई सीटें निश्चित रूप से जो है, आपको लगता नहीं था कि शहनवाज को टिकट मिलती तो यहाँ से वह अपनी जीत फतह करते? नहीं, निश्चित रूप से तो उसी दम पर, तो उसी एनडीए के दम पर शाहनवाज जी भी जीतते, उसी एनडीए के दम पर अजय मंडल जी भी नेता लगते जीतते हैं हैं। शहनवाज हुसैन आपको? निश्चित रूप से शाहनवाज जी ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है और प्रारंभिक दौर से ही जब वह कई मंत्रालयों का नेतृत्व भी उन्होंने किया है और बेहतर प्रदर्शन किया है। वह हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जो अच्छे केंद्रीय नेतृत्व में से एक शाहनवाज जी भी हैं। देखिए, फिर मैं एक ब्रेक लूँगा, फिर मैं रोहित पांडे जी से पूछूंगा, माननीय मंत्री अश्विनी चौबे जी के बारे में, फिर यूपी में जो मुठभेड़ एसटीएफ से हुई है विकास दुबे की, जो काफ़ी सुर्खियों में है, उस मामले में मैं बात करूँगा। मैं ब्रेक लेता हूँ। तो वह और अच्छे लगे। डीएम से मिले थे राशन कार्ड के मामले में, डीएम के यहाँ जाके कागज दिए थे, जितने लोगों ने आवेदन दिया था सब रिपोर्टिंग आई, आप भी देख रहे थे। क्या आपको लगा नहीं कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अफसर के खिलाफ लगातार जो शराबबंदी की बात हो रही है, वो लगातार कह रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत से शराब बिक रही है? क्या आपको लगता है शराब के मामले में क्या कहिएगा? देखिए, हमने कुछ दिन पहले उनका सुना था, वह तो शराब के समर्थन में वह बोल रहे थे कि यह शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए। या आज तक हमने उनको अन्य किसी चीज़ को, या पहली बार आपके मुंह से हम सुन रहे हैं कि उन्होंने राशन कार्ड के इसमें आवाज़ उठाई, जबकि कोई आवश्यकता ही नहीं थी राशन कार्ड पर बोलने के लिए। जो सरकार स्वयं उसको ध्यान में रखकर और हमेशा मॉनिटरिंग करके जिस काम को करवाने का काम कर रही है, उस पर उनको बोलने का कब अवसर आया, कब बोले, नहीं किया, ये बताइए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जब उनको जब बोलते देखे तो ऐसे हमको इतना तकलीफ हुआ कि हमारा एक विधायक जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है और वह शराबबंदी के विरोध में, शराबबंदी के विरोध में वह बातें कर रहे हैं। हाँ। कि यह शराबबंदी जो है रेवेन्यू इससे जनरेट होता।
क्या अगर हमको आर्थिक ये करना है, अर्थोपार्जन करना है, तो उसके लिए हम सकारात्मक तरीके नहीं अपना सकते हैं, या उसका और कोई अच्छा रास्ता नहीं हो सकता है, या हम कोई गलत अगर पैसे की आवश्यकता है तो इसका मतलब है कि आप अगर पैसे की किसी को आवश्यकता है तो आप उसको प्रेरित करेंगे कि जाओ लूट के लेते आओ। तो यह तो वही बात हो गई कि भाई शराब का दुकान खोल के पैसे का अर्थोपार्जन सरकार करे। तो इस प्रकार की बातें तो हमने उनके मुंह से सुनी, जो कि यह बिल्कुल शर्मिंदगी भागलपुर के जनता को शर्मसार करने का काम किया है इस विधायक जी ने शराब के ये मामले में। शराब के मामले में। और अन्य मामलों में बताइए कि क्या क्या नेगेटिव तो अब सब काम बात तो किया हम आपको जो बता ही विधायक दिए। रहते हुए हम तो जो बता ही मैं- दिए कि जो एक सकारात्मक विपक्ष के सकारात्मक विधायक के रूप में जो उनकी भूमिका होनी चाहिए थी, उस भूमिका में मैंने कभी उनको नहीं संघर्ष करते हुए देखा। व्यवस्था में कभी भी यह सहयोग करते हुए कि कोई काम चल रहा है तो जाकर स्पॉट पर हम देखें, उसका मॉनिटरिंग करें, यह करते हुए आज तक मैंने विधायक जी को कभी नहीं देखा है। लेकिन राजनीतिक पार्टी से कुछ अलग बात की जाए तो क्या विधायक से आपके ताल्लुकात कैसे रहे? नहीं, हमारा ताल्लुकात एक व्यक्ति के नाते है, वह ठीक ही है। लेकिन रोहित पांडे ने कहा कि अजीत शर्मा विधायक से व्यक्तिगत ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके द्वारा अच्छा काम नहीं किया गया। शराब में उन्होंने समर्थन करने वाली बात कही कि शराबबंदी वाली बात पर उन्होंने सवाल उठाया था, उससे कहीं न कहीं इनको ठेस पहुंची है। मैं फिर पूछता हूं कि आपसे, पांडे जी, आपको लगता है कि ये सीट यदि भाजपा की है और अगले 2 बार चुनाव भाजपा यहाँ से हार चुकी है, और हारने के बाद क्या आपको लगता है कि इस बार यदि ये सीट जदयू के खाते में चली जाएगी तो क्या कहिएगा? देखिए, एक तो यह सीट का जो बंटवारा है, कौन सीट पे कौन लड़ेगी, यह केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के लोग, दोनों दल के, तीनों दल के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व बैठकर बातचीत करते हैं और उस स्तर पर इसका समाधान होता है। और हम लोग अध्यक्ष के नाते हम लोगों की जो भूमिका है, शहनवाज हुसैन, मैं बीच में आपको टोकना हाँ, चाहूंगा, शहनवाज हुसैन उम्मीदवार थे और हार गए, अचानक जदयू में ये लोकसभा की सीट चली गई। क्या आपको लगता नहीं है कि नाथनगर के मामले में, सांप्रदायिक मामले में चार्जशीट की गई है अजीत चौबे के ऊपर, और मान लीजिए यदि ये टिकट जदयू को चली जाती है, आपके गठबंधन के उच्च स्तरीय नेता ने यदि ये डिसीजन ले लेता है, क्या उसका आप समर्थन करेंगे? देखिए, हम लोग तो समर्थन किए हैं। आपने देखा कि लोकसभा के अंदर यह सीट भाजपा लड़ती थी, भाजपा जीतती भी आई है। ठीक है, हम थोड़े मतों से पिछला लोकसभा चुनाव हम हारे, लेकिन उसके बावजूद यह सीट केंद्रीय नेताओं ने, तीनों दल के नेताओं ने तय किया कि यह जदयू लड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर सभी जगह स्वरूप क्या है, वह एनडीए है। हमारा स्वरूप में तीनों दल मिलाकर गठबंधन का स्वरूप एनडीए का है, और एनडीए हर सीट पर एनडीए लड़ रही है। हमारा तो यह मानना है कि न कहीं भाजपा लड़ रही है, न जदयू लड़ रही है, न लोजपा लड़ रही है, सभी सीटों पर एनडीए लड़ रही है। और एनडीए का जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए हम लोग जी जान लगाकर उसके पक्ष में, तो भाजपा का नहीं भी रहे, दूसरी पार्टी का भी रहे, तो आप खुश हैं? हम बताएं ना कि एनडीए का सीट रहेगा, वो भाजपा का रहेगा, जदयू का रहेगा कि लोजपा का रहेगा, यह सीट एनडीए का है, एनडीए का रहेगा। यह महामंत्री नागेंद्र जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, इस पर क्या कहिएगा? लोग कहना है कि महामंत्री जो है पटना में बैठे हुए हैं और उनके काफ़ी आप करीबी माने जानते हैं। देखिए, अपने यहाँ करीबी सभी जो अभिभावक अपने होते हैं, उनको सभी बच्चे प्रिय लगते हैं। और कोई भागलपुर में एक अकेले हम नहीं हैं, भागलपुर में हम जैसे जितने भी काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, लोग हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार में एक हम जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक के रूप में, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में जो देखते आए हैं, हम सभी लोगों को यह एक अभिमान रहता था कि फलाने अधिकारी सबसे अधिक हम ही को मानते हैं। और ऐसे जब जिनसे जिनसे आप बात करेंगे, अलग अलग दायित्व में रहने वाले लोगों को, सभी लोगों को लगता है कि फलाने लोग हम ही को अधिक मानते हैं। तो इस नाते इन लोगों का सभी के प्रति स्नेह उसी प्रकार का है। और निश्चित रूप से यह हम सभी भागलपुर में जितने कार्यकर्ता आपको मिलेंगे, सभी लोग कहेंगे कि फलाने लोग सबसे अधिक हमको मानते हैं। तो यह एक अपने यहाँ कार्य पद्धति का यह जैसे अनोखापन कि है। पारिवारिक पाठशाला के बाद बच्चे पहले पाठशाला में माता पिता गुरु होते हैं, फिर शिक्षक होते हैं। आपका राजनीतिक गुरु किसे आप मानेंगे? किससे आप प्रभावित है राजनीतिक में? देखिए, हम लोग राजनीति में, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और ऐसे कई लोगों के जीवन चरित्र को पढ़कर, सुनकर हम लोग सुनते आए हैं।
तो इस नाते हम लोग किसी व्यक्ति को नहीं, जो तत्व है उसको अपना आदर्श मानते हैं, उसको अपना गुरु मानते हैं और उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्यक्ति के नाते कई लोगों का जीवन हमें आकर्षित करता है कि नहीं हमको इनके तरफ बनना चाहिए, उनके तरफ बनना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जो ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और ऐसे कई अनेक व्यक्ति रहे हैं जिनको देखकर, जिनको पढ़कर हम लोग तो अभी वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी भाई है, अडवाणी साहब हैं, बड़े बड़े भाजपा में लोग कदावर नेता हैं, आपको किससे प्रभावित है, किसकी प्रेरणा आप लेना चाहते हैं? नहीं, क्या लगता है? ऐसे सभी अपने जो जितने राष्ट्रीय नेतृत्व हैं सभी लोगों से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, सभी लोगों को हम लोग देखते हैं, सभी लोगों को सुनते हैं और उससे सभी से प्रेरित होकर, आकर्षित होकर हम लोग संगठन कार्य कर रहे हैं। किस कारण से शहनवाज को यहाँ से टिकट नहीं मिली, जदयू को चली गई? क्या एक बार नुकसान भाजपा पार्टी को नहीं हुआ? देखिए, यह सीट तो एनडीए, पहले भी जब शाहनवाज जी थे तो भी यह सीट एनडीए को थी। हाँ। और आज अजय मंडल जी हैं तो भी यह सीट एनडीए को है, तो एनडीए को तो कोई नुकसान नहीं है। निश्चित रूप से एक यह है कि यह जो आप बताएं कि किस कारण से यह सीट शाहनवाज जी से चली गई, तो यह सीट जदयू लड़ी, एनडीए का घटक है जदयू इस नाते, और उस समय कई परिस्थितियां बनती है जब सीटों का बंटवारा होता है तो उसमें मान लीजिए कि जो सीटें देना था तो उसमें हमको कई जीती हुई सीटें भी छोड़नी पड़ी, तो हारी हुई सीटें निश्चित रूप से जो है। आपको लगता नहीं था कि शहनवाज को टिकट मिलती तो यहाँ से वह अपनी जीत फतह करते? नहीं, निश्चित रूप से तो उसी दम पर, तो उसी एनडीए के दम पर शाहनवाज जी भी जीतते, उसी एनडीए के दम पर अजय मंडल जी भी जीतते हैं। शहनवाज निश्चित रूप से शाहनवाज जी ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है और प्रारंभिक दौर से ही जब वह कई मंत्रालयों का नेतृत्व भी उन्होंने किया है और बेहतर प्रदर्शन किया है। वह हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो अच्छे केंद्रीय नेतृत्व में से शाहनवाज जी भी हैं। देखिए, फिर मैं एक ब्रेक लूँगा, फिर मैं रोहित पांडे जी से पूछूंगा, माननीय मंत्री अश्विनी चौबे जी के बारे में, फिर यूपी में जो मुठभेड़ एसटीएफ से हुई है विकास दुबे की, जो काफ़ी सुर्खियों में है, उस मामले में मैं बात करूँगा। मैं ब्रेक लेता हूँ। देखिए, विकास दुबे के बारे में मुठभेड़, एसटीएफ से मुठभेड़ हो गई और काफ़ी सोशल मीडिया में सवाल उठ रहे हैं। अभी अभी मुझे सूचना भी मिली है कि यूपी के अपर सचिव के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि एसआईटी इसका जांच करेगी क्योंकि कौन कौन अधिकारी, बड़े लोग, नेता इसमें शामिल हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच जो है योगी सरकार के द्वारा कराई जाएगी। मैं बात करता हूँ विकास दुबे के बारे में। देखिए, जिस प्रकार से सोशल मीडिया में चल रहा है, उज्जैन में वह जाता है, उज्जैन से, अरे महाकाल से वह गिरफ्तारी होती है और जो उसकी वीडियो देखी जा रही है, लगता है कि वह सरेंडर किया। फिर अचानक सभी बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि पुलिस उसे मुठभेड़ में मार देगी। अचानक सूचना मिलती है कि 6:30 बजे कि वह बस एक्सीडेंट हो जाती है, वह गिर गई और वह भाग रहा था, उसे गोली मार दी जाती है। क्या लगता है इस मुठभेड़ में, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या कहिएगा रोहित जी, सच्चाई कहिए, क्या मामला है? देखिए, एक तो हम आग्रह करेंगे ऐसे मीडिया के लोगों से भी कि इस प्रकार की बातें, अपराधी को हम लोग इस प्रकार से महिमा मंडित करके उनके बारे में चर्चा करके समाज के में बच्चों को हम लोग एक सही संदेश नहीं दे पाते हैं। इस पर तो कोई अपराधी के बारे में कोई चर्चा का तो कोई विषय ही नहीं हुआ। एक अपराधी थे और वह उनका इनकाउंटर हुआ और वह मारे गए। इससे बढ़िया कोई विषय नहीं हो सकता है कि जो भी अपराध करने वाला होगा उसका यही अंजाम होगा। यह जब तक भय नहीं होगा तब तक अपराध में कमी नहीं आएगी। मेरा सवाल है कि मुठभेड़ जो है, आपको लग रही है कहीं ना कहीं फर्जी मुठभेड़ तो नहीं है? देखिए, आप यह फर्जी मुठभेड़ कैसे है आप, और यह अगर फर्जी मुठभेड़ होगा तो यह जांच का विषय होगा, लेकिन हमारे लिए या आम लोगों के लिए बस यही सुकून का विषय है कि एक अपराधी मारा गया जिसने एक जघन्य अपराध किया, जो ऐसा कुकृत्य जिसने किया कि जो माफ़ी के लायक नहीं था, और वह मारा गया। और यह एक संदेश गया है यूपी सरकार के माध्यम से कि जो भी इस प्रकार का कुकृत्य किया करेगा वह बख्शा नहीं जाएगा। और जब तक इस प्रकार का खौफ अपराधियों के मन में नहीं बैठेगा तब तक अपराध में कमी नहीं आएगी। तो इसलिए अपराधी का यही हश्र होगा, यह एक संदेश इससे गया। रोज मैं पूछूँ, कोई अपनी माँ की पेट से ही अपराधी बन के पैदा लेता है? क्या परिस्थितियाँ बनी होगी, क्या उसके साथ घटना घटी होगी? 60 केस थे और योगी सरकार, काफ़ी दिन हो गए, लंबे समय से योगी सरकार है
और अचानक 6 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं पुलिसकर्मी। फिर अचानक सरकार जागती है, बड़े बड़े एक्शन आ रहा है, उसके 6 लोग, काफ़ी लोग मुठभेड़ में मारे जाते हैं और पुलिस उसके परिवार के लोगों को गिरफ्तार करती है, फिर छोड़ती है। क्या आपको लगता है इस पूरे खेल के पीछे क्या कोई अपराधी होना, कोई अपनी माँ के पेट से ही अपराधी बनता है? देखिए, यह कहकर हम किसी के अपराध को क्षम्य नहीं बना सकते हैं, क्षमा के योग्य यह कहकर नहीं बना सकते हैं। अगर व्यवस्था के दोष के कारण भी कोई अपराधी बना है तो उसके लिए व्यवस्था है और उस व्यवस्था के माध्यम से आप न्याय प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार अगर कोई यह करे कि व्यवस्था के विरुद्ध कोई अगर इस प्रकार का घटना को अंजाम देने लगे तो समाज में एक अराजकता का वातावरण आएगा, अराजकता का माहौल आएगा। तो इस नाते आप यह कहकर कि व्यवस्था के कारण कोई इस प्रकार की न्यायपालिका है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या कानून है, क्या आपको नहीं एक पर सिरसा में एक डीएसपी मारे गए, शहीद हो गए थे क्रिमिनल के द्वारा, क्रिमिनल आज भी जेल में है। क्या सभी कानून पुलिस को दे दिया जाएगा तो लोगों की भावना बदलेगी? किसी के यहाँ यदि मौत होती है तो वह भी सोचेगा कि मुझे बदला लेना है। क्या आपको लगता है कि कानून का काम कानून करे देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? नहीं, तो कानून ने ही तो यह काम किया, कानून का काम था और कानून ने ही काम किया है यह। और जिस प्रकार का अपराध किया है और उसके बाद और जिस परिस्थितियों में उनका इनकाउंटर हुआ है, तो यह तो सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार जो न्यूज़ के माध्यम से नहीं तो सवाल उठ रहा है, तो उस पर वो जांच होगा। क्या आपको लगता नहीं है कि बड़े राजनीतिक नेता लोग होंगे, बड़ी बड़ी पार्टी का नाम आ रहा है इसमें कि बड़े बड़े नेता का संयुक्ता थी, उसके मधुर ताल्लुकात थे? एक चीज यह जान लीजिए, इस देश के अंदर जहाँ भी एक तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है और जहाँ जहाँ बिहार में, जहाँ जहाँ देश के अंदर राज्यों में सरकारें हैं बीजेपी के नेतृत्व में, तो आप ये इतना विश्वास मानिए कि कहीं भी, चाहे वह किसी भी दल का कोई नेता हो या कोई कार्यकर्ता हो या कोई व्यक्ति हो, उसको न्याय इस आधार पर कि वह इस दल का है इसलिए बचा लिया जाएगा, वह चाहे सत्ताधारी दल का ही कोई व्यक्ति क्यों न हो। भाजपा दल देखकर कार्रवाई नहीं करती है, वह सभी उसके लिए न्याय के क्षेत्र में सभी बराबर हैं, चाहे वह किसी भी दल के लोग हों। अगर उसमें किसी भी सत्ताधारी दल के हों या विपक्षी दल के लोग हों, अगर किन्हीं की भी संलिप्तता होगी तो योगी सरकार उसके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाएगी, कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। लेकिन यह मैं फिर दोहराऊंगा कि यह संदेश देना जरूरी है कि कोई भी अपराधी हो, जो अपराध करेगा उसका यही परिणाम होगा। यह संदेश देना अपराध को कम करने के लिए यह जरूरी है। देखिए, रोहित पांडे ने कहा कि अपराधी को का यही अंजाम होता है, लेकिन कानून अपना काम करेगी। योगी सरकार जांच कर रही है पूरे मामले की। अब देखना ये, मैं फिर ब्रेक लेता हूँ, फिर माननीय मंत्री चौबे जी के बारे में पूछूंगा। सब स्वास्थ्य मंत्री है और यहाँ देखिए भोलानाथ पुल है, आज तक कोई राजधानी ट्रेन नहीं चली। और जो आप विशेष दर्जा की मांग लगातार हो रही थी, विशेष दर्जा के लिए आपकी पार्टी के द्वारा, अभी तो आप केंद्र में आपकी पार्टी है, भागलपुर से एक भी राजधानी ट्रेन नहीं है। यहाँ रोड की काफ़ी खराब स्थिति है। आप NH80 आप देख लीजिए, आप इससे भागलपुर का स्टेशन देख लीजिए कि एक सही अच्छी ट्रेन दिल्ली के लिए नहीं है। भोलानाथ पुल की व्यवस्था देख लीजिए, पानी जाम हो जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए, निश्चित रूप से हमारे यहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भागलपुर से हैं और जो भी काम आपने बताया, राजधानी ट्रेन तो भागलपुर से चल रही है। आपके बगल में नौगछिया भागलपुर जिला का ही अंग है। नौगछिया में राजधानी का ठहराव है, राजधानी वहाँ। पुल पर इतना जाम होता है, काफ़ी लोगों को परेशानी होती है ट्रेन पकड़ने में। जाम की स्थिति के बारे में क्या आप कहिएगा? मान लीजिए ट्रेन के जाम के बारे उसी को देखते हुए ना, आप तो देखिए कि उसके समानांतर 4 लेन पुल केंद्र सरकार ने, और उसमें माननीय अश्विनी चौबे, माननीय शाहनवाज जी और अपने प्रदेश के जो नेतृत्व हैं, सभी लोगों ने लगकर और इसको पास कराने का काम किया। और उसी को समाधान के लिए यह समानांतर जो 4 लेन पुल है, वह उसका टेंडर की प्रक्रिया में आ गया। अब भोलानाथ पुल के बारे में क्या कहिएगा, जो स्थिति है? निश्चित रूप से भोलानाथ पुल हम सभी भागलपुर वासियों के लिए यह अभिशाप है और इसका भी अविलंब समाधान होगा। आप एक चीज़ देखिए कि आज आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं, यह हमको भी गर्व होता है, यह जब कोई भागलपुर के या राज्य के या देश के विकास के बारे में कोई चर्चा करता है तो हमें यह नहीं होता है, लगता है कि ठीक है हम सत्ता में हैं तो अभी यह नहीं हुआ है। अगर कोई कहता है
तो हमको लगता है कि लोगों का हम में विश्वास है, लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही बाकी सब काम हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई काम थे जो कि लंबे समय से नहीं हो रहे थे और वह सारे काम हुए हैं। और कई काम ऐसे, हम यह नहीं कर रहे हैं कि सब चीज़ हो गए हैं, अभी कई बहुत सारे ऐसे विकास के काम करने बाकी हैं जो कि आगे होंगे। तो इस नाते वह प्राथमिकता के आधार पर भोलानाथ पुल समस्या सरकार के प्राथमिकता में है। जिम्मेवार कौन है इसके? सरकार आपकी है नहीं, तो हम बोले तो कि इतना सारी सरकार हमारी अब न है, लेकिन यह समस्या कोई अचानक हमारे सरकार आते तो आ नहीं गई थी। और कई ऐसी समस्याएं थी, कई मूलभूत ऐसी आवश्यकताएं थी जो वह भी जरूरी थी। आपने कहा कि अभी शराब है, भोलानाथ पुल समस्या है। निश्चित, हम तो बोले कि वह, लेकिन ऐसे कई अभिशाप थे जिसको दूर करने का इस सरकार ने काम किया है, और अभी कई ऐसे अभिशाप बाकी हैं जिसको दूर करना है। तो इस नाते इन सभी समस्या ध्यान में है कि क्या क्या कठिनाइयां हैं भागलपुर की, और उस सभी पर एक एक करके काम चल रहा है, और यह भी समस्या जल्दी ही समाधान, इन सभी समस्याओं का भी मैं आपसे जल्दी अंतिम पद पूछूंगा कि मंत्री है अश्विनी चौबे, क्या कैसे आपके क्या ताल्लुकात हैं, कैसा काम उनको, आपका काम कैसा उनका काम है? नहीं, हमारे अभिभावक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, काफी लंबे समय तक विधायक रहे, फिर बक्सर से रहे और अभी मंत्री हैं, लेकिन काफी समस्याओं के बीच भागलपुर है, काफी सवाल तो लोग पूछते ही रहते हैं। हम तो बताए ना कि कई समस्या का समाधान भी तो हुआ है ना इसी नेतृत्व में, इसी सरकार में। जब अगले बार विधानसभा में अरिजीत चौबे चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ में विजय साव ने चुनाव लड़ा था, वो आप ही के पार्टी के थे। क्या कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबाजी वाली कोई बात? देखिए, कई बार पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी नहीं रहती है, लेकिन परिवार में कई बार कुछ आपसी तालमेल का जब अभाव होता है और हम जब नहीं समझा पाते हैं, तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उसको हम लोग फिर मिल बैठ कर। विजय साव से आप परिचित हैं और वह चुनाव लड़े थे, आपको तो मालूम है। विजय शाह जी हमारे बड़े भाई हैं। हाँ। और कभी गलती हो जाती है लोगों से, और इस गलती का एहसास उनको भी है, लेकिन आज वह मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भागलपुर में कैसे मजबूत हो और यहाँ पुनः यह सीट कैसे जीते, इसमें विजय शाह जी की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और वह इसके लिए लगे हुए हैं। अच्छा, मैं अंतिम पूछूंगा आपसे कि बीमारी बढ़ रही है, लोग काफी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, एक अधिकारी भी यहाँ का पॉजिटिव पाया गया है, क्या इसी स्थिति में चुनाव सही समय पर कराना चाहिए या तिथि आगे बढ़ानी चाहिए? इस पर क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, यह काम चुनाव आयोग का है। हाँ। चुनाव आयोग सब चीज़ों को की समीक्षा करते हुए, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी। चुनाव आयोग का जो फैसला होगा वह आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? भागलपुर में रह रहे हैं, देख रहे हैं काफी स्थिति खराब है, ऐसे में 6 महीना टाइम दिया जाता है, क्या लगता है, क्या कहिएगा रोहित जी? हम तो बताए ना कि यह काम चुनाव आयोग का है। अब अपना व्यक्तिगत विचार आपका क्या है? व्यक्तिगत विचार, हम जो चीज, जिस चीज में हमारा कोई यह नहीं है, उसमें हम कैसे अपना राय दे सकते हैं? वह चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग क्या समझ रही है, चुनाव आयोग को क्या लगता है कि हम बताए ना कि यह काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जो काम जिसका है उसमें हस्तक्षेप करना सभी के लिए ठीक चुनाव नहीं है। अभी होता है तो क्या ये ठीक रहेगा अभी ऐसी स्थिति में चुनाव? अब देखिए क्या चुनाव आयोग क्या निर्णय लेती है। चुनाव आयोग अभी तो कोई उस पर विषय आया नहीं है। चुनाव आयोग क्या निर्णय लेती है, जो चुनाव। देखिए, रोहित पांडे जी ने कहा कि भोलानाथ पुल भागलपुर के लिए अभी शराब है, उसकी समस्या के लिए देख रही है सरकार, देख रही है, माननीय मुख्यमंत्री देख रहे हैं, इन्होंने कहा। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग देख रहा है कि चुनाव की डेट आगे बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। इस मामले में इन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।